नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने विकास जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी 67वीं परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा मॉडल प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करने की घोषणा करते हैं। प्रश्न नंबर प्रथम है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 107, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 109, डी अनुच्छेद 110। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108। इसके अंतर्गत देखें तो यदि संसद के दोनों सदनों के बीच यदि संसद के दोनों सदनों के बीच धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक को पारित करने को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया हो, यानी संसद के दोनों सदनों के बीच किसको छोड़कर, तो धन विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधेयक को पारित करने के लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया हो, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, किसके तहत, तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और जो कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अभी तक कितनी बार, अभी तक लगभग 3 बार संसद के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा विधेयक को पारित किया जा चुका है। वह 3 विधेयक कौन कौन से थे, तो पहला है दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959, जिसकी बैठक 1961 में किया गया था। दूसरा है बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977, जिसकी बैठक 1978 में किया गया। और तीसरा है आतंकवाद निवारक अध्यादेश पोटो 2002, जिसकी बैठक भी 2002 में किया गया था। तो कौन है तीनों विधेयक? प्रथम है दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959, जिसकी बैठक 1961 में किया गया। द्वितीय है बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977, जिसकी बैठक 1978 में हुआ। और तृतीय बैठक है आतंकवाद निवारक अध्यादेश 2002, जिसकी बैठक भी 2002 में किया गया था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, डी राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें भाग नहीं लेते हैं राज्य विधान परिषद के सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा, यानी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने के, तो आर्टिकल 54 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष पद्धति अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। और विधान परिषद के अलावा, यानी कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसके अतिरिक्त देखें तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, आर्टिकल 54, यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 54 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में। प्रश्न नंबर 3, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, बी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, सी डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, और डी इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर गलत कथन का
चुनना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। यह कथन गलत है और उपयुक्त 3 कथन सही था। कौन कौन से कथन सही थे? तो संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। नीति डीपीएससी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा था। इसके अतिरिक्त देखें तो डीपीएसपी संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के में इसका उल्लेख है और यह कहाँ से लिया गया? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया और यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है तथा यह देश के शासन में मूलभूत इकाई है। नीति निदेशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये अधिकार सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात देखें तो ये सामान्य एवं आपात स्थिति में बने ही रहते हैं। प्रश्न नंबर 4, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सिफारिश की? किसको? तो पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर। ए है बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी एल.एम. सिंघवी समिति, डी पी थुंगन समिति, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है। वर्ष 1986 में एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। तो कौन सी समिति ने? एल.एम. सिंघवी समिति ने क्या कहा था? जो कि पंचायत को क्या करना है? तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है और पंचायतों के पुनर्गठन की भी सिफारिश की थी। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है, यह इसी समिति के अंतर्गत बताया गया था। और इस समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि पंचायती राज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 73वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 5, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत देखें तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन कब किया गया? ये तो वर्ष 1976 में। कौन सी समिति है? तो वह है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। उस समय कितना जोड़ा गया था? 1976 में केवल और केवल 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। बाद में 4 क के अंतर्गत 4 सब क्लॉज क के अंतर्गत के अनुच्छेद 51 क में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? वह हो गई 11। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, उस समय कुल कितने थे? कुल कितने थे मूल कर्तव्यों की संख्या? तो 10। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे बढ़ाकर एक और इसमें जोड़ा गया, वह था शिक्षा का अधिकार। इस प्रकार हो गया कुल संख्या 11। प्रश्न संख्या 6, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा, बी पंचायती राज व्यवस्था, सी निर्वाचन आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा। यानी कि संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो वह प्रावधान है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा भारतीय संविधान के भाग 12 करता है और केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय उपबंधों का विस्तृत ब्यौरा भाग 12 में शामिल अनुच्छेद 268 से 300A में दिया गया है। राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व का वितरण तथा उनके कर लगाने, वसूलने तथा समायोजित करने के बारे में भी उल्लेख किया गया है।
कितना में? तो संविधान के भाग 12 में। प्रश्न नंबर 7, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? वह ऑप्शन है अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 250, सी अनुच्छेद 252 और डी अनुच्छेद 253 और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 253। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 253। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 253। संसद को विधि निर्माण की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 253 में प्रदान की गई है और संसद को, इसके अंतर्गत देखें तो संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ की गई किसी संधि, करार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार है संसद को। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति देता है? तो वह है आर्टिकल 253। प्रश्न नंबर 8, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति, बी सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए, सी संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए, ऑप्शन नंबर डी आधारभूत संरचना का खंडन के लिए, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। केशवानंद भारती केस 1973 में, कब? तो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के आधारभूत संरचना अर्थात मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के आधारभूत संरचना यानी मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कौन से केस में? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय की, और इसके अंतर्गत देखें तो केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद के बाद केरल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पुनरीक्षा भी की गई थी। प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान के भाग 17 में संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से एक है। कौन है? ए भारतीय अंकों का राष्ट्रीय रूप, बी भारतीय अंकों का रोमन रूप, सी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, डी भारतीय अंकों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूप, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। संविधान, इसके अंतर्गत देखें तो संविधान के भाग 17 में कितने में? तो संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा का उल्लेख है। तो संघ की भाषा का उल्लेख कितने में है? तो भाग 17 में। अनुच्छेद 243 में संघ की राजभाषा का वर्णन करते हुए कितने में? तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी उसकी देवनागरी होगी। वहीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यानी शासकीय प्रयोजन के लिए क्या होगी? प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। एक बार और देखें तो संविधान के कितने में? तो भाग 17 में संघ की भाषा का उल्लेख कितने में है? तो वह है भाग 17 में। और इसके अंतर्गत देखिए तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन कितना में किया गया है? तो वह किया गया है 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन तो संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है और कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी।
संघीय भाषा क्या होगी? तो हिंदी और देवनागरी होगी। वहीं शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप क्या होगा? तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। प्रश्न नंबर 10, 1996 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, बी यशवंत सिन्हा, सी मनमोहन सिंह और डी मोरारजी देसाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। आयोग ने प्रशासनिक सुधार आयोग, तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति गैर दलीय व्यक्ति से होनी चाहिए जिसका सार्वजनिक जीवन क्या हो? लंबा अनुभव हो। यानी प्रशासनिक सुधार आयोग में कहा गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई। इसी आयोग में कहा गया कि राज्यपाल जो होगा वो किसी भी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कैसा हो? तो वह क्या हो? जो कि गैर दलीय हो, गैर दलीय व्यक्ति होने चाहिए और जिसका क्या हो? सार्वजनिक जीवन में एक लंबा अनुभव हो। राज्यों के अनुरोध पर ही केंद्रीय सशस्त्र बलों की नियुक्ति की जाए और राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाए। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बना, जिसका अध्यक्ष वीरप्पा मोइली था। दूसरा कब बना? प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई, जो कि 1996। और दूसरा कब बना प्रशासनिक आयोग? तो 2005 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे वीरप्पा मोइली। प्रथम प्रशासनिक आयोग में क्या कहा गया? तो राज्य का जो राज्यपाल हो वह क्या हो? तो गैर दलीय व्यक्ति हो और उसका जीवन कैसा हो? तो सार्वजनिक जीवन में एक लंबा अनुभव हो। प्रश्न नंबर 11 देखिए, तो राज्यपाल के संबंध में गलत कथनों को चुनिए। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, यह है कथन। दूसरा कथन है वेतन भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। तीसरा, पेंशन राज्य सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। और चौथा है पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। यहाँ कूट 1 था, कूट 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1 और 4, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। कौन कौन गलत है? तो वह है 2 और 3 गलत है। इसके अंतर्गत देखें तो राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। वेतन किससे दिया जाता है? तो संचित निधि से। और पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। आगे देखें तो संविधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके यानी राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों का खर्च वहन करेंगे। यानी जो राष्ट्रपति तय कर देंगे कौन से राज्य कितना देगा, उसी अनुसार वह राज्यपाल को वेतन और भत्ते देंगे। प्रश्न नंबर 12, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? 101वें संविधान संशोधन, 102वें संविधान संशोधन, 103वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 103वें संविधान संशोधन। संविधान के 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को स्वीकार किया गया। 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को सहमति प्रदान की गई। 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 को ही राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत देखें तो उच्च वर्ग के जो भी गरीब लोग हैं उनके सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जितने भी उच्च वर्ग के लोग हैं अगर वे गरीब हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी किस में, तो सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 10% की छूट दी जाएगी। सिर्फ 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो किसने संविधान संशोधन? 103वें संविधान संशोधन के तहत। 103वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 2019 में। किस शासक को
उसके सिक्के पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, कनिष्क और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की गरुड़ अंकित मुद्रा पर उसे वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। एक साइड क्या है तो गरुड़ की चिन्ह है और दूसरी तरफ क्या है तो समुद्रगुप्त का वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है समुद्रगुप्त के सिक्के पर। समुद्रगुप्त जो थे वे गुप्त वंश के प्रतापी राजा थे और उसने कभी पराजय का सामना नहीं किया, यानी समुद्रगुप्त कभी भी नहीं हारे, कभी भी पराजय नहीं हुए। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो वह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसने कहा था? वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का वी.ए. स्मिथ कहा था। ऑप्शन नंबर 14 प्रश्न नंबर 14, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बहतु, अमाजु, वर्जन, अवत या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमाजु। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? अमाजु। तो वैदिक काल में हम लोगों ने क्या देखा? आजीवन यानी कभी भी शादी नहीं करने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु। लेकिन बहतु की बात करें तो बहतु कहा जाता था लड़की के विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार, यानी शादी के बाद जो उसका विदाई होता था उस विदाई के समय जो उन्हें उपहार दिया जाता था उस उपहार को बहतु कहा जाता था। और अविवाहित कन्याओं को, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल को अगर देखें तो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के बीच के समय को ही वैदिक काल कहा जाता है। इसका काल कब तक है तो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 15 देखें, ताम्र प्रसानिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, दामाबाद, बी, इनाम गांव, सी, नवदा टोली, डी, मालवा और ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवदा टोली। यानी ताम्र प्रसानिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य नवदा टोली से प्राप्त हुआ है। नवदा टोली जो है वह नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है और अनाज के सबसे बड़े साक्ष्य कहाँ मिले हैं तो वह मिले हैं नर्मदा टोली में। लोथल की बात करें तो लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से क्या चीज़ प्राप्त हुआ तो लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य प्राप्त है। और नवीन उत्खनन से अगर देखा जाए तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र बन गया है। सबसे बड़ा नवीन उत्खनन के अनुसार कौन सा नगरीय क्षेत्र बना है तो वह है राखी गढ़ी। और लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है, लेकिन अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य कहाँ मिला है? नवदा टोली से, जो नवदा टोली नर्मदा नदी किनारे पर स्थित है। प्रश्न नंबर 16, 14वीं सदी के पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? एशिया माइनर, फारस, काबुल, लगमान, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया माइनर। बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर यानी तुर्की क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। यह अभिलेख जो है 1400 ईस्वी पूर्व का है। और इस अभिलेख से यह अनुमान लगाया गया कि आर्यों का मूल प्रदेश कहाँ था तो वह था मध्य एशिया। और इस पर इंद्र, वरुण, मित्र, नासत देवियों का नाम है। यह जो अभिलेख मिला है बोगाज कोई अभिलेख, यह कहाँ प्राप्त हुआ है तो एशिया माइनर। कहाँ पर तो वह प्राप्त हुआ है तुर्की में है एशिया माइनर, वहाँ पर प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में क्या कहा गया है जो आर्यों का मूल प्रदेश कहाँ था तो वह था मध्य एशिया। और इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत देवताओं के नाम भी अंकित है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम और डी, आदित्य प्रथम। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। इसके अंतर्गत एक बात देखें तो सर्वप्रथम श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त किया?
सर्वप्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था राजराज प्रथम। सबसे पहले कौन किया था? राजराज प्रथम। लेकिन अगर कोई पूछे सर्वप्रथम श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त किया, तो वह किया राजराज प्रथम। लेकिन संपूर्ण में श्रीलंका की बात हो, जहाँ संपूर्ण श्रीलंका की बात हो, तो संपूर्ण श्रीलंका पर किसने विजय प्राप्त किया, तो उसने किया था, वह था राजेंद्र प्रथम। सर्वप्रथम किसने किया? राजराज प्रथम। लेकिन संपूर्ण पर किसने किया? वह किया था राजेंद्र प्रथम। और चोल वंश की स्थापना की बात करें इसके अंतर्गत, तो चोल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में विजययाले ने की थी। यह जो है चोल वंश से संबंधित शासक हैं, तो इसकी स्थापना कब की थी? तो 9वीं शताब्दी में हुई थी चोल वंश की स्थापना। और किसने की थी? तो विजययाले ने। और चोल वंश की सबसे बड़ी अगर विशेषता देखा जाए तो वह क्या है? तो वह जो देख रहे हैं स्थानीय स्वशासन, आज के दौर में नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायत का जो आज के दौर में देख रहे हैं, यह चोल साम्राज्य में भी थी, जो कि चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता की बात कहा जाए तो वह था स्थानीय प्रशासन। तो यहाँ हम लोगों ने क्या कहा? जो संपूर्ण श्रीलंका पर सबसे पहले विजय राजेंद्र प्रथम, लेकिन सबसे पहले विजय वह था राजराज प्रथम। और कब इसके चोल वंश की स्थापना कब की गई? तो 9वीं शताब्दी में। किसने किया? तो विजययाले ने किया। और चोल राज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वह थी स्वशासन की सरकार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस आंदोलन का नारा करो या मरो था। ऑप्शन नंबर बी, आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। सी, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था। और डी, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया। और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सी और डी गलत है। यहाँ क्या कहा गया है क्वेश्चन में? भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? सही नहीं का मतलब क्या? गलत है। तो यहाँ पर सही नहीं होगा, यानी गलत कौन कौन से है? तो सी और डी गलत है। सी और डी गलत है और ए और बी सही है। सी और डी गलत है। इसके अंतर्गत देखें, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन 0 आवर। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा कब चलाया गया था? ऑपरेशन 0 आवर। ऑपरेशन 10 आवर नहीं था, ऑपरेशन 0 आवर था। ऑपरेशन 0 आवर ऑपरेशन 10 आवर नहीं होगा, यहाँ ऑपरेशन 0 आवर को चलाया गया था, जिसके तहत गांधी जी को क्या किया गया? जिसके तहत गांधी जी को ऑपरेशन 0 आवर के तहत ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। और कहाँ पर गिरफ्तार करके देखा गया? तो खान पैलेस, आगा खान पैलेस पुणे में रखा गया तथा हिंदू सभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब आदि ने आंदोलन का समर्थन नहीं दिया था। यहाँ क्या लिखा है? समर्थन किया, तो इसलिए ये गलती है। हिंदू सभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग का ये लोग क्या किए थे? समर्थन नहीं दिया था। और यहाँ पे इसलिए गलती हो गया क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 0 चलाया गया था, जिसके तहत गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस पुणे में रखा गया था। इस प्रश्न का यहाँ हम लोगों ने देख लिया क्यों गलत है। तो यहाँ होगा ऑपरेशन 0, इन लोगों ने समर्थन किया नहीं, यानी नहीं किया, तो यहाँ होगा समर्थन नहीं किया, यानी कि किया है लिखा हुआ, इसलिए ये गलत है। प्रश्न नंबर 19 देखें तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? कनाद, विश्वामित्र, कपिल और गौतम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम। न्याय दर्शन के रचयिता महर्षि अक्षनाद गौतम है। न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो गौतम का न्याय सूत्र। न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? प्रमुख ग्रंथ गौतम का न्याय सूत्र। और इसके अंतर्गत देखें तो 6 वैदिक दर्शन को दिया गया है। कितने हैं कुल दर्शन? तो वैदिक दर्शन की संख्या कुल 6। न्याय दर्शन, वैदिक दर्शन और देखा जाए तो कितने हैं? तो कुल 6, उनमें से एक ये भी है न्याय दर्शन। कुल 6 कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया सांख्य, दूसरा योग, तीसरा विशेषिक, चौथा मीमांसा, पांचवा वेदांत और छठा देखें तो न्याय। कौन कौन से हैं 6 दर्शन? वैदिक दर्शन में कुल 6 दर्शन कौन कौन से हैं? तो पहला अगर मान लेते हैं न्याय दर्शन, दूसरा सांख्य, तीसरा योग, चौथा वैशेषिक, पांचवा मीमांसा और छठा वेदांत।
दर्शन उस विद्या को कहते हैं जिसके माध्यम से तत्व का साक्षात्कार किया जा सके, अर्थात दर्शन का अर्थ है तत्व का, किसी भी तत्व का साक्षात्कार को कहते हैं दर्शन। तो न्यायिक दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, डी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में। इसके अंतर्गत देखें तो भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। यानी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। इसकी प्रथम अधिवेशन की शुरुआत जो है 28 दिसंबर 1885 की। अब किसने? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव के आधार पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो किसने? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। प्रश्न नंबर 21, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो वह ए, 1938 से 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बी, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। सी, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। और डी, उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दो का नारे दूंगा। और ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। यह कथन गलत है। यहाँ होगा जर्मनी की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पे कौन सा गलत है कथन? तो ये जापान की सहायता से, लेकिन इसका सही उत्तर होगा जर्मनी की सहायता से। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और सेंटर से आज़ादी के पर्चे छापने के लिए कार्य चालू हुआ। और 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व किसने सौंपा? तो रास बिहारी बोस ने। किसे सौंपा? तो वह सौंपा सुभाष चंद्र बोस को। क्वेश्चन नंबर 22, मसस्त जागीर की शुरुआत किस शासक ने की? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अकबर। और इसका ई होगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मसस्त जागीर की शुरुआत औरंगजेब के द्वारा किया गया। मसस्त या मसर्त जागीर की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब ने की थी। और औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब मुगल साम्राज्य से लंबे समय तक शासन करने वाले अकबर के बाद, यानी अकबर के बाद औरंगजेब सबसे लंबे समय तक कौन किया? तो वह किया अकबर। उसके बाद कौन किया? तो दूसरे स्थान पर पूछा जाए तो वह है औरंगजेब। लंबे समय की बात करें शासन किसने किया? तो पहले जो सबसे लंबे समय में किया वह किया अकबर। और दूसरा पर कौन रहे? तो वह रहे औरंगजेब। और गैर मुस्लिमों पर औरंगजेब के द्वारा फिर से जजिया कर को लगा दिया गया। और एक और इसे कहा जाता है जिंदा पीर की संज्ञा भी औरंगजेब को ही दिया गया। तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है औरंगजेब को। और अगर इसकी कार्यकाल की बात करें तो अकबर के बाद सबसे लंबे समय तक जो शासन किया वह किया था औरंगजेब। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? बहलुल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। ई, और इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। मोरक्को निवासी था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में
1333 ईस्वी में भारत आया, वह भारत में 1333 से लेकर के 1342 तक रहा। 1333 में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया और भारत में 1333 से 1342 तक रहा। उनकी यात्रा वृत्तांत की बात करें तो किताब उल रहेला इन्हीं की पुस्तक है। किताब उल रहेला। मोहम्मद इब्न बतूता की पुस्तक कौन सा है, तो वह है किताब उल रहेला, जिसमें सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन किया है। यानी सल्तनत काल में डाक व्यवस्था था जिसका वर्णन किसने किया, इब्न बतूता ने अपने पुस्तक, कौन से पुस्तक का नाम है, तो वह है किताब उल रहेला में। कब आया था, तो 1333 में। 1333 से लेकर के 1342 तक इब्न बतूता भारत में रहा। किसके कार्यकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 24 के दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई। ऑप्शन नंबर ए बसंत कुमार, बी बाल मुकुंद, सी अवध बिहारी, डी मास्टर अमीचंद और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दिल्ली षड्यंत्र केस में सभी को फांसी दिया गया। किस किस को फांसी दिया गया था दिल्ली षड्यंत्र केस में, बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीचंद को, यानी कि जितने ऑप्शन में सभी को फांसी दिया गया था दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत। इसके अंतर्गत ये देखिए तो 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन, राजधानी पहले कहाँ था, कलकत्ता से दिल्ली, तो 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटिश शाही राजवंश अपने परिवारजनों के साथ कहाँ कर रहा था, तो दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। कौन, तो लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार के साथ कहाँ जा रहा था, तो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रहे थे। प्रवेश के समय ही बसंत विश्वास एवं मनमथ नाथ द्वारा बम फेंका गया था। बसंत विश्वास और मनमथ नाथ द्वारा बम फेंका गया था, और जिसके अंतर्गत देखें तो यहाँ जिसके अंतर्गत देखें तो बसंत विश्वास और मनमथ नाथ द्वारा क्या किया था, बम फेंका गया था। लेकिन इसके अंतर्गत फांसी किस किस को दी गई, तो यहाँ देखें तो मनमथ नाथ भी था, बाल मुकुंद भी थे, अवध बिहारी भी थे, मास्टर चंद भी थे, बसंत कुमार विश्वास भी थे, इन सभी को फांसी दिया गया था। और इसके अंतर्गत ये देखिए तो यह जो षड्यंत्र के सूत्रधार थे, यानी कि बम फेंकने का जो काम का जो निर्णय किया था, योजना जो बनाए थे, वह थे रास बिहारी बोस, जिन्हों की षड्यंत्र के सूत्रधार रास बिहारी बोस थे। और उन्होंने उस समय कहाँ चले गए थे, तो वह जापान चले गए थे। प्रश्न नंबर 25, 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियाबाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी। बी, जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई। सी, हत्याकांड की जांच एवं हंटर आयोग का गठन किया गया। डी, जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गलत है। वह कौन सा कथन गलत है, जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, वह गलत है। बाद बाकी 3 सही है। कौन कौन से सही है यहाँ देख ले तो रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी। बी है, जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई, ये भी सही है। और तीसरा भी सही है, जो हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। और इसके अंतर्गत 1-2 और पॉइंट देख लें तो हंटर आयोग के रिपोर्ट में कहा गया कि भीड़ पर गोली चलाना आवश्यक था। हंटर जो आयोग बना था, हंटर आयोग में कहा गया था क्या, इसके लिए ये जो गोली चलवाई गई थी जनरल डायर के द्वारा, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था, एक आयोग बना था। उस आयोग का क्या नाम था, हंटर आयोग। हंटर आयोग में ये कहा गया इस रिपोर्ट में, जो कि भीड़ चलाना आवश्यक था, भीड़ पर गोली चलाना आवश्यक था। और दूसरा इसमें एक बात ये भी कहा गया, जो कि आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। और जनरल डायर को सजा के रूप में कहाँ भेजा गया, तो भारत से ब्रिटेन बर्खास्त कर दिया गया। और ब्रिटिश संसद में उसकी खूब प्रशंसा हुई जनरल डायर की, और उसे सोर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 26, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है कहा था।
खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा विभाजन को विश्वासघात बताते हुए खुदाई खिदमतगारों को भेड़िया के आगे फेंका जा रहा कहा था। इसके अंतर्गत देखें एक दो पॉइंट, तो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें ये जो है पाकिस्तान के पहले ऐसे आदमी हैं जिसे कि भारत रत्न से नवाजा गया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान विभाजन के विरोध में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हुए जनमत संग्रह का भी विरोध किया था। प्रश्न नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अपराध है? राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, पत्राचार विभाग, विदेशी मामलों से संबंधित विभाग। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 58 से अपराध क्या है? तो वह है राजस्व विभाग। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में 58 राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था और भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो भूमि कर को शिष्ट और राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। और यह जो है कुल उपज का 1/6 भाग लेते थे। यानी कि राजाओं के द्वारा कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था राजस्व विभाग और भूमि कर के रूप में। तो भूमि कर को शिष्ट और राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। प्रश्न नंबर 28 है, सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया? सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो वह था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम सल्तनत में मिलाया किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन एक बात यहाँ और देखिए, दक्षिण भारत को सर्वप्रथम सैन्य अभियान द्वारा दक्षिण भारत में सर्वप्रथम सैन्य अभियान किसने चलाया? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। और गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम सल्तनत में मिलाया था। प्रश्न नंबर 29, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोसले और डी मराठा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के संग्राम में अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था। इस संबंध में केनिंग ने कहा था जो कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल करना होगा। 1857 में अगर ग्वालियर के और सिंधिया ने सहायता तो की थी अंग्रेजों को। अगर अंग्रेज के जो थे उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल करना होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था? उसको बताना है। CR दास, दादा भाई नौरोजी, बालकृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के भी राजनीतिक गुरु थे और मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले किन किन के राजनीतिक गुरु थे? तो वह थे मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के। वे उदारवादी विचारधारा के थे तथा वे उनकी ही सलाह पर सक्रिय राजनीति से पूर्व गांधी ने देश भ्रमण का तत्कालीन स्थितियों को देखा। प्रश्न नंबर 31, अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता आंदोलन के किस आंदोलन से था? सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था जिसकी शुरुआत यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के शेष सत्र की अध्यक्षता भी की और अरुणा आसफ अली को 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
कब? तो 1997 में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? डेरोजियो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में किस के साथ मिलकर? तो डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कब की हिंदू कॉलेज की स्थापना? तो 1817 में स्थापना की और 1855 में इसी का नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। तो 1817 में क्या हुआ? हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। किस के साथ मिलकर? तो राजा राम मोहन ने डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की और 1855 में इसी हिंदू कॉलेज का नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। प्रश्न नंबर 33, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ की स्थापना किया। तो कब किया? तो 1899 में नासिक में। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 कब किया? तो 1899 में नासिक में मित्र मेला की स्थापना की और 1904 में यही जो है अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। कब? तो 1904 में मित्र मेला ही क्या बन गया? अभिनव भारत। यह क्या था? तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला क्या बना? अभिनव भारत। और यह क्या था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था जो सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था। तो नासिक में मित्र मेला संघ की स्थापना क्यों किया? तो नासिक क्षेत्र में। किसने किया? तो विनायक दामोदर सावरकर। और यही मित्र मेला 1904 में क्या बना? तो अभिनव भारत। और यह अभिनव भारत जो संगठन में परिवर्तित हो गया, यह क्रांतिकारी संगठन से था जो सशस्त्र विद्रोह में विश्वास रखता था। प्रश्न नंबर 34, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? किसने कहा था होगा? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और लॉर्ड रिपन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था। प्रारंभ में असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, परंतु बाद में इसके आलोचक बन गए। यानी शुरू में असहयोग आंदोलन को समर्थन भी दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन बाद में क्या हुए? रविन्द्रनाथ टैगोर इसके आलोचक बन गए। और विदेशी कपड़े को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? तो वह भी कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी, JB कृपलानी, NM कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? तो वह की थी इनका 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया गया। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व भी किया था और श्रम आंदोलनों का नेतृत्व प्रदान करने के लिए एटक की स्थापना, क्या चीज़ की? तो एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी। तो श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए एटक की स्थापना, क्या चीज़ की? तो एटक की स्थापना कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1920 को। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। कब किया? तो 1918 में। प्रश्न नंबर 36, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वह किया था महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो वह हुआ था 1931 में, जिसमें एकमात्र कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए थे? मात्र एक ही गए थे, वह थे महात्मा गांधी। और सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके बाद गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल हुई। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो वह हुआ था 1932 में।
तो यहाँ हम लोगों ने देखा जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ 1931 में, और उसका द्वितीय गोलमेज कब हुआ सम्मेलन 1931 में, लेकिन तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ 1932 में। और यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें मात्र एक कांग्रेसी प्रतिनिधित्व के रूप में कौन गए थे, वह थे महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 37, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था। और गांधी जी से क्या कहे थे? तो देशभक्तों का देशभक्त। देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा? तो वह कहा गांधी जी। गांधी जी क्या कहा? तो देशभक्तों का देशभक्त। और देश नायक किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को वह कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसके अंतर्गत एक बात और देखें तो इनके जो जन्म दिवस है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ तीन बात हम लोगों ने देखा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? वह कहा रविन्द्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा? वह कहा महात्मा गांधी। और पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 38, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? 1857, 1769, 1793, 1799 या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1799। 1799। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। कब मारा गया? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, उस युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान 1799 में, कब? तो 1799 में अंग्रेजों से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। और टीपू सुल्तान खुद को नागरिक टीपू भी कहा करता था। नागरिक टीपू। नागरिक टीपू खुद को जो है टीपू सुल्तान क्या कहते थे? नागरिक टीपू। और फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद से उसने अपनी सेना का गठन किया। किस शैली में? तो यूरोपीय शैली में। तो किसने? टीपू सुल्तान यूरोपीय शैली में किसकी मदद से अपनी सेना का गठन किया? तो वह था फ्रांसीसियों की मदद से यूरोपीय शैली में अपनी सेना का गठन किया। 1799 में टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ते हुए मारे गए। और खुद को नागरिक टीपू भी कहते थे टीपू सुल्तान। 39 निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? स्टैनली बाल्डविन, रैमजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल और नेविल चैम्बरलेन। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। यानी कि क्रिप्स मिशन किसने भेजा? तो वह भेजा विंस्टन चर्चिल। कब भेजा? तो 1942 में। तो भारत कब आया था क्रिप्स मिशन? तो 1942 में विंस्टन चर्चिल भेजा था। चर्चिल को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट रिचर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो क्लीमेंट रिचर्ड एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और क्रिप्स मिशन 1942 में किसने भेजा? उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 40, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ? 5 मार्च 1930, 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1930, 23 मार्च 1931। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कौन सा समझौता? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को क्या किया गया? छोड़ दिया गया, यानी रिहाई कर दिया गया।
महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसे कहा भी किया जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो वह हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसके तहत यह समझौता हुआ जो लोग हिंसा के आरोपी हैं उसको तो रखा जाए और बाद बाकी जितने भी राजनीतिक बंदी हैं वह राजनीतिक बंदियों को क्या किया जाए? छोड़ दिया। यानी हिंसा के आरोपी को बंदी बनाया गया और जो भी राजनीतिक लोग थे उन्हें छोड़ दिया गया। अब भारत को इसी के तहत गांधी इरविन समझौते के मध्य ही भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। तो किस समझौते के तहत भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया? वह था गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। प्रश्न नंबर 41 देखें। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। यानी कि 1857 के समय 57 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे क्या कहा था 1857 को? तो सिपाही विद्रोह की संज्ञा। सिपाही विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? तो वह ब्रिटिश इतिहासकार ने। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। अब विद्रोह के बाद कंपनी शासन की भी समाप्ति हो गई और भारत का शासन महारानी के हाथ में गया, उसके जिससे ब्रिटिश संसद। यानी कि 1857 के बाद क्या हुआ? कंपनी शासन खत्म। कंपनी शासन कर खत्म हो गया और भारत का शासन कहाँ चला गया? तो डायरेक्ट महारानी के हाथों में, जिसे ब्रिटिश संसद चलाने लगी 1857 के बाद ब्रिटिश संसद। तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वह था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। और इसी को 1857 को जो विद्रोह हुआ था इसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या संज्ञा दी? तो सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। और इसी विद्रोह के बाद यानी 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ इसी के बाद कंपनी शासन का क्या हुआ? समाप्ति हो गई और उसके बाद डायरेक्ट भारत का शासन कौन करने लगा? तो महारानी के हाथ में चल गई भारत की शासन, जिसे ब्रिटिश संसद जो है सो चलाने लगे। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा हम यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।